हेलो स्टूडेंट्स, आज के सिलेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूएसएसआर है वो किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया, या इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे कि यूएसएसआर किस तरीके से विघटन हो गया। विघटन का मतलब मैंने आपको बताया था कि यूएसएसआर कितने देश से मिलकर बना था, 15 स्टेट से मिलकर बना था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको मैप भी दिखाया था, एक बार मैप को दोबारा देख लेते हैं। ये मैप है बेसिकली यूएसएसआर का। जो भी रेड पार्ट आप देख रहे हो ये सब यूएसएसआर के पार्ट है। ओके, फॉर एग्जांपल रशिया, ये तो मेन पार्ट था ही। उसके बाद इस्तोनिया, लत्विया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कजाकिस्तान। ठीक है, ये बेसिकली ये सब स्टेट आप ध्यान रखो। ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये पाकिस्तान नहीं था पार्ट, अफगानिस्तान भी नहीं था। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक इमेजिनेशन आप बना रखो। ये इंडिया का थोड़ा सा पार्ट यहाँ देर का है, ये इंडिया का पार्ट है। ये नीचे मतलब कहने का ये वाला पार्ट जो इंडिया का है। तो कहने का मेरा मतलब है कि यूएसएसआर जो है 15 हिस्सों में डिवाइडेड था। और हम देखेंगे कि क्यों यूएसएसआर 15 हिस्सों में डिवाइड हो गया, क्यों उसका विघटन हो गया, क्यों वो डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके क्या कारण थे। तो क्वेश्चन आज समझ आ गया। क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ यूएसएसआर जो है उसका डिसइंटीग्रेट या उसका विघटन किन कारणों से हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है। वैसे बहुत रीजन है, लेकिन हम मेन जो 6 रीजन थे उन पर फोकस करके चलेंगे कि ये 6 कारण रहे जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट होता है, यूएसएसआर का विघटन होता है और यूएसएसआर 15 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और आज की डेट में वो 15 कंट्री अलग अलग है और इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनकी एक अलग पॉलिसीज है। ऐसा क्यों हुआ, एक करके डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका देखने को मिलेगा आपको इकोनॉमिकल वीकनेस। इकोनॉमिकल वीकनेस की मैं बात करूं या आर्थिक रूप से कमजोर इसको हम बोलते हैं। तो देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कम्युनिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी कौन लाए थे, ये बेसिकली कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वैसे ही मार्क्सवाद को फॉलो करते थे और कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी से क्या निकली है, कम्युनिज्म की फिलॉसफी निकली है। ये बात आपको समझ आ गई थी, बिल्कुल समझ आ गई थी, बहुत अच्छे। जिसने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज वो वीडियो देख के आए। हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। पहला कि जो यूएसएसआर का यूएसएसआर जो था वो कैसे बना। अगली वीडियो में हमने देखा था कि यूएसएसआर के अंदर क्या खास बात थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया। आई बात समझ में। तो बेसिकली मैंने बताया था कि यूएसएसआर में क्या था कि वहां पे कम्युनिज्म था। ओके, और कम्युनिज्म के अंदर क्या बात थी कि यहां पे इनका मेन मोटिव क्या था, सोशल वेलफेयर करना था। सोशल वेलफेयर करना इनका मेन मोटिव था। अब अगर आप सोशल वेलफेयर ही करते रहोगे, यदि आप पॉलिसीज से मतलब लोगों को पैसा बांटते रहोगे, मतलब आपके पास अगर आप पैसा सिर्फ खर्च कर रहे हो, पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, तो क्या सरकार लोगों के लिए और काम कर पाएगी? तो इसका आंसर है नहीं, नेवर। सरकार लोगों के लिए काम कब करती है, जब सरकार के पास खुद के पास पैसा होता है। लेकिन सोवियत संघ के अंदर क्या था कि पैसा खुद सरकार से पैसा लोगों पर खर्च कर रही थी, पैसा वापस नहीं आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि सरकार लोगों को एजुकेशन दे रही है, तो एजुकेशन दे रही है तो इससे सरकार के पास कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। हाँ, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग फॉर्म में आएगा, लेकिन जो कैश की फॉर्म में सरकार के पास वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि यूएसएसआर के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे वीक होने लगी थी। स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी हाई थी, लेकिन धीरे धीरे यूएसएसआर की जो इकोनॉमिकल हालत थी वो क्या थी, धीरे धीरे कमज़ोर हो चुकी थी। आप देखो, ये यूएसएसआर है, दुनिया का सबसे बड़ा देश था, तो इसके अंदर डेवलपमेंट करना, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ देना, तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है एक तरीके से। और जब लोगों को ये सब फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, और ऐसा ही हुआ, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और लोगों ने इसकी आलोचनाएं करनी शुरू कर दी बाद में जाके। तो पहला रीजन क्या हो गया, इकोनॉमिकल वीकनेस। इकोनॉमिकल वीकनेस को हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक रूप से कमजोर होना। आर्थिक रूप से कमजोर क्यों हो चुका था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल सोशल वेलफेयर करता था। सोशल वेलफेयर बोलो तो सामाजिक कल्याण, मतलब समाज के भले के लिए कार्य करता था। इस कारण से इसके पास कोई रिटर्न नहीं थे, कोई भी मतलब पैसा नहीं मिल रहा था इसको रिटर्न में। इसी रीजन से जो यूएसएसआर था उसका जो है डिसइंटीग्रेट होता है। देखो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कहीं ना कहीं कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ कर नहीं पाओगे मतलब कुछ काम नहीं कर पाओगे, सही से देश को नहीं चला पाओगे। इसलिए हर देश चाहता है कि उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेहतर रहे, वो अच्छी रहे। लेकिन यूएसएसआर के अंदर ऐसा नहीं था, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होती गई। इवन मैंने आपको बताया था कि जो यूएसएसआर है, यहाँ के जो प्रोडक्ट थे उनकी क्वालिटी भी क्या थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। प्रोडक्ट जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, उनकी क्वालिटी क्या थी, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी, काफ़ी ख़राब थी।
इसी रीजन से जो यूएसएसआर है उसमें लोग जो थे वो उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट, जब देखो आपके पास जब पैसा नहीं है तो आपके वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो लोगों का पॉवर्टी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी देश समाज के अंदर। गरीबी बढ़ेगी तो भुखमरी की समस्या आ जाएगी, भुखमरी की समस्या आएगी तो लोग बहुत ज्यादा मारे जाएंगे। तो अब देख रहे हो किस तरीके से चैन रिएक्शन हो रहा है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब कोई कंट्री इकोनॉमिकल वीक होती है तो इससे दिक्कत क्या आती है, उसकी जो और प्रॉब्लम होती है वो उससे क्रिएट होती है। ठीक है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण बहुत सी प्रॉब्लम अपने आप ही क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वन पार्टी रूल। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वन पार्टी रूल। वन पार्टी रूल का मतलब होता है यहां पे लोगों के पास राइट्स नहीं थे, लैक ऑफ राइट्स था, अधिकारों की कमी थी। अधिकारों की कमी मतलब लोग अब जो सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप इंडिया के अंदर देखो, इंडिया के अंदर क्या है कि यदि लोगों को सरकार की कोई पॉलिसी खराब लगती है तो लोगों के अधिकार नहीं कि वो सरकार की पॉलिसी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने देखा था सीए जब भारत में लाया गया तो कितना प्रोटेस्ट हुआ, भले ही हमारे देश के लिए सही था लेकिन इसके ऊपर कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए। ओके, तो ये राइट है। लेकिन अगर हम बात करें यूएसएसआर की तो वहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यूएसएसआर के अंदर लोगों के पास राइट अधिकार नहीं होते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट नहीं होता, लोग वहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि वन पार्टी रूल था, वहाँ पे एक ही पार्टी का रूल था। ये मैंने टॉपिक आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पे अब्सेंस ऑफ अपोजिशन थी, मतलब वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है वो नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसी रीजन से कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेट होने में काफ़ी बड़ी भूमिका रही थी। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो आप देखो लोगों का राइट टू फ्रीडम नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बेसिकली नहीं था लोगों के, मतलब लोग अपनी जो है विचारों को खुल के व्यक्त नहीं कर सकते थे। ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से रीज़न क्या था कि वहाँ पे लोगों के साथ प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। और लोगों को भी प्रोटेस्ट करना है तो वो लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। इवन अगर प्रोटेस्ट कर दिया तो सरकार उनको जो है अरेस्ट कर लेती थी या उनके ऊपर कई सारे केसेस चला सकते थे। तो यही कहीं ना कहीं दिक्कतें हमें देखने को मिलती है कहाँ पे यूएसएसआर के अंदर। तो इसलिए भी लोग खुश नहीं थे, लोग चाहते थे सरकार को क्रिटिसाइज करें, बट उनके पास ये पावर नहीं थी और इसने भी कहीं ना कहीं उसके डिसइंटीग्रेशन में रोल निभाया। अगला है भ्रष्ट नौकरशाही। भ्रष्ट नौकरशाही देखो, मैंने आपको ये भी लास्ट क्लास में समझाया था। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट होती थी, गवर्नमेंट के नीचे क्या होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, आपके नौकरशाही होते थे, और नौकरशाही के नीचे क्या होते थे, पीपल होते थे, आम लोग होते थे, सिटीजन्स होते थे वहाँ के। तो दिक्कत क्या थी, सरकार पॉलिसी तो बनाती थी लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो उस पॉलिसीज़ को आगे तक इम्प्लीमेंट नहीं होने देते थे, उसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं करने देते थे। इस रीज़न से भी कहीं ना कहीं लोग इससे खुश नहीं थे। देखो सरकार तो काम कर रही है अपनी तरफ से, सरकार का काम क्या है, चल रहा है सरकार का काम, बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपनी जो सरकार के मतलब सरकार के प्लान्स है उसको आगे तक नहीं पहुंचा रहे। तो लोगों को क्या लगेगा, लोगों को तो ये लगेगा ना सरकार काम नहीं कर रही है। तो लोग इस कारण से सरकार से खुश नहीं थे, सरकार से वो हैप्पी नहीं थे। इस रीजन से भी सोवियत संघ का जो है डिसइंटीग्रेट होता है, सोवियत संघ के बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं। सोवियत संघ जो है 15 हिस्सों में डिवाइड होता है क्योंकि लोग खुश नहीं है। मैंने आपको बताया था जहां लोग जाएंगे वहां पावर जाएगी। और आप ये बात समझ ही चुके हो अब तक कि जो कम्युनिज्म था उसकी आइडियोलॉजी इतनी बढ़िया थी, उसने लोगों को अपनी तरफ क्या करा, अट्रैक्ट करा, अपनी तरफ खींचा। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि कब तक, लेकिन व्हेन, टिल व्हेन, कब तक आप ऐसा कर सकते हो। एक डेट ऐसी आएगी जब आप इकोनॉमिकली वीक हो जाओगे। अंडरस्टैंड। तो एक हद तक जब कम्युनिज्म कहीं ना कहीं फेल हो गया तो लोगों ने इसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, लोगों ने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी, और इसी रीजन से भी कहीं ना कहीं इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। अब जो अगला पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूं ये आप ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विकास का केंद्रीकरण। अब ये बच्चे बोलेंगे सर विकास का केंद्रीकरण क्या होता है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक सर्कल है, आपने बचपन में सर्कल जरूर बनाया होगा, उसके अंदर क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है, और वहीं एक सर्कल है और इसके बहुत सारे केंद्र हैं। ये इस वर्ड का मतलब है सरकार,
विकास का केंद्रीकरण का मतलब ये विकास का केंद्रीकरण है। आप इंडिया में देखो, इंडिया में क्या हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो जब भी हम डेवलपमेंट की इंडिया में बात करते हैं तो हम बात लेते हैं दिल्ली की, ठीक है, हम बात करते हैं कलकत्ता की, हम बात करते हैं मुंबई की, हम बात करते हैं बेंगलुरु की। तो मतलब यही चार हमारे स्टेट हमारे दिमाग में आते हैं, यही मतलब चार जो मेन सिटीज है वही हमारे दिमाग में आती हैं। क्यों? इसको बोलते हैं डेवलपमेंट का सेंट्रलाइजेशन। जब डेवलपमेंट केवल किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, केवल किसी कुछ ही जगहों पे हो रहा है डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं विकास का केंद्रीकरण। जहां पे विकास केवल कुछ ही एरिया में होता है, सब जगह नहीं होता, उसी कंडीशन को बोलते हैं विकास का केंद्रीकरण। इससे क्या होता है? माइग्रेंट लेबर की समस्या आती है। आपने देखा ना, अभी इंडिया में लॉकडाउन लगा तो बहुत से लोग किस स्टेट में जा रहे थे? यूपी में जा रहे थे, बिहार में जा रहे थे, मध्य प्रदेश में जा रहे थे। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि वहां पे जो डेवलपमेंट है वो क्या है? बहुत ही कम है। अगर यूपी, बिहार या फिर मध्य प्रदेश यहां डेवलपमेंट ज्यादा होता तो क्या इन लोगों को दिल्ली जैसे शहर में आने की जरूरत थी? नहीं थी। तो इसी रीजन से कहीं ना कहीं यहां के लोग भी क्या है? सरकार से खुश नहीं होते, क्योंकि सरकार जो है यहां पे काम नहीं करती है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना क्या चाहता था, कि यहां पे जो डेवलपमेंट है उसका क्या हो चुका है? वो क्या था? केंद्रीकृत था, मतलब सेंट्रलाइज था। आप इस मैप को देखो, इस मैप में आप देखो कि यहां पे 15 स्टेट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको लास्ट क्लास में फोटो दिखाई थी मैंने आपको। तो कहने का मेरा मतलब यहां पे ये है कि जो रशिया है, केवल डेवलपमेंट रशिया का हो रहा था और किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, केवल रशिया का ही विकास किया जा रहा था। ये जो रशिया है, डेवलपमेंट केवल यही था, और सिर्फ रशिया के कुछ ही पार्ट्स में, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल रशिया के अंदर आपका इलाका पड़ता है आपका सेंट पीटर्सबर्ग, यानी कि कैपिटल है मॉस्को, वहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है, केवल कुछ ही जगहों पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए भी जो लोग थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि देखो क्या है कि सरकार यहाँ के रिसोर्सेज छीन रही है, यूक्रेन, बेलारूस, इनके रिसोर्सेज ले रही है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे जीरो, शून्य अंडा दे रखा है। तो क्या ये लोग खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग इससे भी खुश नहीं थे, लोग चाहते थे कि वो इनसे अलग हो जाए, वो इनसे आज़ाद हो जाए, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं यूरोपियन या फिर पूर्वी यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद। ओके, पूर्वी यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का आना या फिर नेशनलिज्म का आना। तो पूर्वी यूरोप के मतलब जो यूएसएसआर के साथ दूसरी कंट्रीज थी, उनके अंदर नेशनलिज्म आया, उनके अंदर राष्ट्रवाद आया, और वो चाहते थे कि अब जो है वो अलग हो जाए, किससे? यूएसएसआर से अलग हो जाए, ताकि वो अपना डेवलपमेंट खुद कर सके, क्योंकि यूएसएसआर उनका डेवलपमेंट करने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान चारों तरफ है ही नहीं। क्योंकि वो तो किसका डेवलपमेंट कर रहा है? वो तो केवल रशिया का डेवलपमेंट कर रहा है। वो केवल देखो रशिया का डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि और कंट्री क्या चाहती है कि ऐसा हो, डेवलपमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकास का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे क्या था? विकास जो है सिर्फ केंद्र में हो रहा था। जबकि अच्छी पॉलिसी क्या बोलती है? अच्छी पॉलिसी कहती है कि विकास को आप फैलाओ, हर जगह फैलाओ। अगर विकास फैल जाएगा तो लोग जो है माइग्रेट नहीं होंगे, उनको अपने ही गांव में जो है रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था सोवियत संघ के विघटन होने का, और मेरा मानना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन होने का। अंडरस्टैंड? तो ये भी आप ध्यान रखना। चलो एक चीज और मैंने आपको बताई थी, न्यूक्लियर बम, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1945 यूएसए ने परमाणु हथियार बना लिया था, और उसी के 4 साल बाद 1949 में यूएसएसआर ने भी अपना परमाणु हथियार बना लिया था। ये यूएसएसआर का टाइम है और ये यूएसए का टाइम है जब इन्होंने न्यूक्लियर बम बना लिए थे। अब जो वॉर हो रही थी ना, वो बेसिकली ये दोनों कंट्री क्या चाह रही है? दोनों कंट्री चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार इनके पास हो। यूएसएसआर चाहता है कि ज्यादा परमाणु हथियार इनके पास हो, यूएसए चाहता है कि ज्यादा परमाणु हथियार उनके पास हो। जिसके पास ज्यादा परमाणु हथियार होंगे या न्यूक्लियर बम जिसके पास ज्यादा होंगे, वो उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही डोमिनेट करेगा दूसरी कंट्रीज को। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ओके, तो इसी रीजन से जो यूएसएसआर था उसने क्या करना शुरू करा, इसका मेन काम मैंने था सोशल वेलफेयर करना,
समाज के लिए काम करना, समाज के लिए भले के लिए काम करना। लेकिन अब क्या ये कर रहा है, अब वो जो पैसा समाज के लिए भले के लिए लगना चाहिए, अब वो कहाँ पे लगा रहा है, वो लगा रहा है न्यूक्लियर बम में, वो लगा रहा है परमाणु हथियारों में। ठीक है, तो परमाणु हथियारों में पैसा लगाने के कारण क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि जो यहाँ पे पैसा खर्च होना चाहिए एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट पे, वो खर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस सेक्टर, जब लोगों को अच्छी मतलब एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो लोग क्या करेंगे, इसका प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इनको जो है इनके लिए विकास का काम नहीं कर रही है, डेवलपमेंट का काम नहीं कर रही है, तो दिक्कतें आ जाएगी। तो इसी रीजन से जो न्यूक्लियर बम में एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, काफी बढ़ गया था यूएसएसआर के अंदर, काफी ज्यादा खर्चा करने लग गए थे। और इसी रीजन से लोग खुश नहीं थे, क्योंकि लोगों के लिए खर्चा नहीं हो रहा था। और इसी रीजन से यूएसएसआर का जो है डिसइंटीग्रेट होता है, लोग इससे खुश नहीं थे, और यूएसएसआर जो है 15 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इवन इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर काफी एक्सपेंड कर रखी थी। ठीक है, कैसे, आपको याद होगा मैंने कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में बताया था कि 1979 यूएसएसआर ने क्या करा था, यूएसएसआर ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज दी थी। आपकी सेना के पास वैसे ही खर्चा नहीं है, आप उल्टा और पैसा खर्च करके अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज रहे हो, समझ रहे हो। तो इसी रीजन से जो सेना का खर्च था वो धीरे धीरे क्या है, काफी ज्यादा बढ़ चुका था, काफी ज्यादा महंगा हो चुका था। इसी रीजन से इनके पास इकोनॉमिक, कहीं ना कहीं इनकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था, और ये भी इनके विक्टर का कारण रहा। कि मिलिट्री संभालने के लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, हथियार जगाने के लिए पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप कैसे हथियार वगैरह बनाओगे, ये भी आप बात ध्यान रखना। देखो अभी कोई मैप देख लो, ये आपका यूएसएसआर है और ये आपका अफगानिस्तान है। ओके, तो यहाँ से सेना आई थी बेसिकली अफगानिस्तान में, इन्होंने इन्वेड किया था। वो इन्वेड क्यों किया था, देखो वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी फर्दर वीडियो बना दूंगा कभी कि किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर क्यों यूएसएसआर की सेना आई थी, लेकिन वो आपके 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक थोड़ा हिंट दे देता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर क्या था, कम्युनिस्ट था, कम्युनिज्म लाया गया था, और इस कम्युनिज्म सरकार ने हेल्प मांगी थी यूएसएसआर से, क्योंकि ये जो है अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसी रीजन से यूएसएसआर ने इनकी हेल्प करी और अपनी सेना भेज दी, जो कि कहीं ना कहीं गलत था, और इसका विरोध जो है बहुत सी कंट्री ने भी किया था। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, इससे भी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब जो अगला रीजन है ना, इस पर दो मत है। जो गोर्बाचेव की पॉलिसीज है, गोर्बाचेव जो मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी लास्ट क्लास में भी, मिखाइल गोर्बाचेव, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो ये मिखाइल गोर्बाचेव है। ये यूएसएसआर के जो है लास्ट राष्ट्रपति थे, आखिरी राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1988 में इन्होंने अपने पावर हाथ में ली थी। वैसे 1985 में जनरल सेक्रेटरी बन चुके थे, लेकिन पावर इनके हाथ में प्रॉपर कब आई, 1988 में। ओके, देखो होता क्या है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे यूएसएसआर के अंदर था क्या कि कंडीशन खराब थी, लोगों के पास अधिकार नहीं थे। ठीक है, इकोनॉमिकल वीक था, और ये बात समझ गए थे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव इस बात को समझ चुके थे कि जो यूएसएसआर है उसकी हालत अच्छी नहीं है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां पे इन्होंने देख चुके थे कि इकोनॉमिकल रूप से यूएसएसआर जो है विकसित हो चुका है, उसके कई सारे डिवीजन हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली हम वीक हो चुके हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा रिलैक्सेशन देते, क्यों ना हम थोड़ा सा लोगों के लिए लिबरल पॉलिसी अपनाएं। लिबरल पॉलिसी का मतलब होता है कि थोड़ी सी ऐसी पॉलिसी अपनाएं जो लोगों को फायदा पहुंचा सके। तो जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म थे, इस पर मैंने कहा था कि दो व्यू है। देखो दो व्यू है, एक व्यू कहता है कि गोर्बाचेव रिस्पॉन्सिबल है सोवियत संघ के विघटन के लिए, और एक व्यू बोलता है कि गोर्बाचेव ने तो सोवियत संघ को बचाने के लिए काफी एफर्ट लगाए थे, काफी कोशिशें की थी। ये बात समझ गए आप। तो बेसिकली अब वो कैसे आप समझो, देखो इन्होंने दो पॉलिसी अपनाई थी। पहली है ओपनीज, यहां पे देखो लिखा भी है ओपनीज के बारे में, देखो लिखा है ये ओपनीज है, ये ओपनीज की पॉलिसी है। ओपनीज क्या बोलते हैं हिंदी में, खुलापन, खुलापन की नीति। खुलापन में उन्होंने बोला कि देखो सरकार जो गवर्नमेंट है वो जो भी कानून बनाएगी उसको हम किस तक पहुंचाएंगे, आम लोगों तक पहुंचाएंगे। उनके बीच में सारी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मतलब जो बीच में पहले ब्यूरोक्रेट्स आते थे तो ब्यूरोक्रेट्स भी कहीं ना कहीं जवाब देंगे सरकार को। तो इन्होंने क्या करने की सोची, ओपनीज, खुलापन लाने की सोची कि जो ट्रांसपेरेंसी है बिटवीन गवर्नमेंट टू पीपल, इसको हम बढ़ाएंगे ताकि लोगों को सरकार की पॉलिसीज का फायदा मिल सके, उनको उसका बेनिफिट मिल सके। तो यही पॉलिसी किसने अपनाई, गोर्बाचेव ने अपनाई। उन्होंने लोगों को काफी अधिकार दिए,
लिबरल राइट्स दिए कि आपकी जो डिमांड्स है वो हमें बताइए कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपके क्या डिस्क्रिमिनेशन है वो हमें आप बताइए, नहीं क्या आपके साथ समस्या है वो हमें बताइए। तो ये सब चीज़ें किसने डिमांड करना शुरू कर दिया, ये सब बातें बोलनी शुरू कर दी मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो जब लोगों को एक बार मौका मिला तो लोगों ने खुलकर अपनी बातें करना शुरू कर दिया, लोग खुल के सड़कों पे आ गए। देन लोगों ने बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, काफ़ी मैसिव लेवल पे उन्होंने कहीं ना कहीं आंदोलन करने शुरू कर दिए। अगला जो इनका रिफॉर्म था उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्रचना। पुनर्रचना नाम से समझ आ रहा होगा आपको। पुनर्रचना का मतलब इन्होंने बोला कि हम अब जो वन पार्टी रूल नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने इलेक्शन की शुरुआत कर दी। वन पार्टी रूल के अंदर इलेक्शन होंगे, अब लोग चुनेंगे अपने लीडर्स को कि लोग किसको चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं, किसको पसंद नहीं करते हैं। ये सब किसने बातें बोलना शुरू कर दी, ये सब बातें बोलना शुरू कर दी मिखाइल गोर्बाचेव ने, क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे। लेकिन क्या सभी लीडर ये चाहते थे? मतलब क्या यूएसएसआर के अंदर सभी लीडर इसको सपोर्ट करते थे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो उनके पास तो पावर है और वो नहीं चाहते कि पावर उनसे चली जाए। अगर इलेक्शन होने शुरू हो जाएंगे तो उनकी पावर उनसे जा सकती है। ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि इनकी पावर इनसे छीन जाएगी। छीन जाएगी नहीं छीन जाएगी, बिल्कुल छीन सकती है, क्योंकि ये लोग तो काम ही नहीं करते थे। सबसे मेन क्या था, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जिम्मेवारी नहीं थी किसी के ऊपर भी। सरकार काम कर रही है ठीक है, नहीं कर रही तब भी ठीक है, ऐसा होता था यूएसएसआर के अंदर। लेकिन अब इससे क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। अब आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे आप इंडिया के अंदर देखो, इंडिया के अंदर क्या है, अकाउंटेबिलिटी है सरकार के ऊपर। अगर सरकार जो है काम नहीं करती तो प्रोटेस्ट करते हैं लोग। हाँ, तो रिस्ट्रक्चर मतलब, या फिर मैंने पुनर्रचना बताया इसको, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये था कि इन्होंने डेमोक्रेसी की तरफ अपना कदम जो है बढ़ाना शुरू करा, लोगों को अधिकार देने शुरू करे, लोगों के पास फ्रीडम थी कि वो जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और जब लोगों को एक बार ये अधिकार मिल गए तो लोगों ने इसका खुल के फ़ायदा उठाया और लोगों ने क्या है कहीं ना कहीं अपनी जो डिमांड्स थी वो सरकार के सामने रखना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट, ये जो मांगे थी वो इतनी ज़्यादा होने लगी कि जो डिमांड्स है वो हर जगह से उठने शुरू होती है। और धीरे धीरे जो यूएसएसआर है उसका डिवीज़न होना जो है शुरू हो जाता है। ओके, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। तो रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब मैंने आपको बताया पुनर्रचना। तो ये बेसिकली होता क्या है कि जब सरकार ने लोगों को अधिकार देने शुरू कर दिए, राइट्स देने शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं लोगों ने खुलकर अपने विचारों को रखना शुरू करा। लोगों ने सरकार का प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जब लोगों को लगने लगा कि यह सरकार जो है अब हमारी सुनने लग गया, देन इसी रीज़न से वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ते हैं और लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि जो है जो कम्युनिज्म है यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म आना चाहिए। और एक रीज़न कहीं ना कहीं ये भी मैं मानता हूँ कि जो कैपिटलिज्म था उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी, लोगों को कैपिटलिज्म के बारे में इन्फॉर्मेशन आने लग गई थी, लोगों को पता लगने लगा था कि कैपिटलिज्म क्या चीज़ है। और लोगों को जो उनकी लाइफ थी कैपिटलिज्म की, मतलब यूएसए की जो लाइफ स्टैंडर्ड था, मतलब लोगों की जो जैसे लोगों का रहन सहन का तरीका था वो भी काफ़ी इंप्रेसिव लगने लगा। तो लोगों ने बोला कि वहाँ पे अगर ऐसा हो सकता तो हमारे देश में क्यों नहीं ऐसा हो सकता। ठीक है, तो इसी रीज़न से कहीं ना कहीं जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा और धीरे धीरे जो है यूएसएसआर के 15 हिस्से टूट जाते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इवन इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि इनकी क्या पॉलिसीज़ थी। तो आप ध्यान रखना, ओपनिंग का मतलब क्या बोला था कि सरकार की जो पॉलिसीज़ है उनको लोगों के सामने डायरेक्ट रखना। और रिस्ट्रक्शन में क्या बोला कि हम डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ेंगे, लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओपनिंग मतलब खुलापन, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है पुनर्रचना, कि हम पुनर्रचना को अपनाएंगे। ठीक है, अच्छा, इससे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ये किन कारणों से यूएसएसआर के अंदर रिफॉर्म लाना चाहते थे। तो ये 5 पॉइंट आप उसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, इन्हीं 5 पॉइंट के कारण जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो रिफॉर्म लाना चाहते थे, बट वो अपनी पॉलिसी में क्या हो गए थे, फेल हो चुके थे, क्योंकि उनकी बातों को ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना और इसी रीज़न से उनकी पॉलिसी क्या हो गई, फेल हो गई और यूएसएसआर के जो है 15 हिस्से टूट गए। और इसी रीज़न से बहुत से लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये आप ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। तो इस तरीके से गोर्बाचेव की पॉलिसी कहीं ना कहीं वैसे थी तो अच्छे के लिए, उन्होंने सोचा तो अच्छा ही था, बट क्या करें, अगर आपका भाग्य ही साथ नहीं देता तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर इसी रीज़न से जो गोर्बाचेव की जो पॉलिसी थी वो फेल हो जाती है।
और ये आप देख सकते हो, और ये 15 हिस्से हैं, जो 15 हिस्से हो गए थे यूएसएसआर के, इनको भी आप एक तरीके से याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इमेजिन आपको बस नाम ध्यान रखना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये ऐसे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूएसएसआर था उसके विघटन किया, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और सेकेंड थिंग हम एक और देखेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है। 2 टॉपिक आपके रह चुके हैं, वो हम कवर करेंगे फर्दर वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों यूएसएसआर जो है डिवाइड हो गया। नहीं समझ आया प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जो आपकी इंक्वायरीज होगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।